ठीक है, तो अभी तक हमने एक्सेलरेशन देखा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पे रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ACM। ठीक है, तो ACM का जो फॉर्मूला आया था ACM वो था आपका mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आर उसकी रेडियस थी, स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर रेडियस लिखी थी, तो मान लिया स्मॉल आर रेडियस है क्योंकि कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन है, तो आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये था उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा उस पर। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन अगर आए देखें तो फ्रिक्शन की अगर हम इक्वेशन देखें तो आप ढंग से देखना जरा, तो फ्रिक्शन ही ये फोर्स है जो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस, ये क्या होगा टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई एल्फा, टाउ ये हो गया टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई एल्फा, और एल्फा को क्या लिखेंगे हम ACM अपॉन आर। ठीक है, जैसा कि पिछले केसेस में लिखा था हमने, ये जो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आई इंटू एल्फा के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, तो वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, तो और एल्फा को क्या लिखा हमने, एल्फा को क्या लिखेंगे, तो अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो ये जो एल्फा होगा वो हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू ACM अपॉन आर, तो एल्फा को लिख लेंगे एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस। ठीक है, तो बिल्कुल सेम केस यहाँ किया हमने, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क हो गया फ्रिक्शन फोर्स इंटू रेडियस आर इज इक्वल टू आई एल्फा, और एल्फा को क्या लिख लिया ACM अपॉन आर। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आ जाएगा आपका आई ACM जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ACM की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आई अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया, और ACM की जो वैल्यू है वो आई थी mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स होने वाला है, आई को मैंने वहीं लिखा है mg साइन थीटा, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस आई। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब आई इस आई से डिवाइड कर दे रहे हैं नीचे लाके। ठीक है, तो इधर आई से डिवाइड करेंगे तो ये आई यहाँ से हटेगा, यहाँ आ जाएगा अपॉन आई, और ये आई अपॉन आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला आया वो आया mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और हमें स्टार्टिंग में क्या फाइंड करना है, हमें मिनिमम कोफिशिएंट फाइंड करना है, फ्रिक्शन का मिनिमम कितना कोफिशिएंट हो ताकि प्योर रोलिंग होती रहे। ठीक है, तो प्योर रोलिंग होने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, इतना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ढंग से समझना है। ठीक है, और आपसे पूछा मिनिमम कितना कोफिशिएंट हो, मिनिमम कोफिशिएंट का मतलब इतना कोफिशिएंट हो कि जस्ट सफिशिएंट हो पाए प्योर रोलिंग कराने के लिए। ठीक है, मिनिमम कोफिशिएंट का मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि इतना फ्रिक्शन फोर्स हो जाए ताकि वो प्योर रोलिंग कराने के लिए जस्ट सफिशिएंट हो पाए, यानी प्योर रोलिंग कराने के लिए इतनी वैल्यू चाहिए फ्रिक्शन की, इतना फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, और अगर जस्ट सफिशिएंट हो पा रहा है तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उस टाइम तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, FMS लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब फ्रिक्शन जस्ट सफिशिएंट हो पाता है स्लिपिंग प्रिवेंट करने के लिए या प्योर रोलिंग कराने के लिए, तो वो जो फ्रिक्शन होगा वो जस्ट सफिशिएंट हो रहा है, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं हो पाएगा और स्किडिंग होने लगेगी, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और FMS होता कितना है, FMS होता है म्यू इंटू आर। ठीक है, FMS कितना होता है, म्यू इंटू आर। क्लियर, तो आपसे म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू आएगी तो बस आर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू आने वाली, इतना तो मिनिमम से मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो आर कितना होगा, तो आर होगा mg cos थीटा, आर की वैल्यू mg cos थीटा पुट करेंगे तो mg से ये mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा, cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ये इतना तो मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तब वो वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी और प्योर रोलिंग होगी। क्लियर। ठीक है, तो फ्रिक्शन के फॉर्मूले में जो आ रहा है म्यू मिनिमम जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए वो आ रहा है tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई। ये जो mr स्क्वायर अपॉन आई है, ये जो वैल्यू है mr स्क्वायर अपॉन आई, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होती है। ऐसे समझो, अगर रिंग है, रिंग के लिए अगर देखोगे आप mr स्क्वायर अपॉन आई कितना होने वाला है, तो रिंग का आई भी कितना होता है, तो रिंग का आई भी होता है mr स्क्वायर। तो ये जो रेशियो है mr स्क्वायर अपॉन आई, ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अगर आप डिस्क के लिए देखोगे
तो डिस्क के लिए अगर ये रेशियो अगर हमें ढूंढना हो एम आर स्क्वायर अपॉन आई का रेशियो, तो डिस्क का जो आई होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, डिस्क का जो आई होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये बन जाएगा आपका 2 ऊपर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए हॉलो स्फीयर के लिए, तो हॉलो स्फीयर के लिए जो फॉर्म रेशियो होगा आई एम आर स्क्वायर अपॉन आई, तो आई जो हॉलो स्फीयर के लिए होता है वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 3/2। और अगर सॉलिड स्फीयर के लिए चाहिए होगा ये, तो डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट होता है, तो ये यही बन जाएगा आपका, ये 2/5 होगा तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है, क्लियर। तो जितना रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसको कम से कम फ्रिक्शन चाहिए होगा। तो सबसे ज़्यादा ये जो रेशियो है वो है सॉलिड स्फीयर का, यानी 5/2, तो उसको सबसे कम फ्रिक्शन चाहिए। और जितना ये रेशियो कम होगा उसको उतना ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम है ये जो रेशियो वो रिंग के लिए 1। ठीक है, तो रिंग को मिनिमम कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए, तो वो होगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रिंग रोल हो रही है तो उसको कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए, या हॉलो स्फीयर रोल हो रहा है तो उसको कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए। तो आपको फॉर्मूला याद हो और ये सारी वैल्यूज़ पता हो, सीधे वैल्यूज़ डालो, सीधे आंसर निकालो। क्लियर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं प्योर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा प्योर रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और उसके सेंटर से h हाइट ऊपर हमने एक फोर्स F अप्लाई किया है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट और ये ब्लॉक ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये आगे मूव करेगा, तो ये आगे ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये फोर्स आगे तो ट्रांसलेशन देगा ही, प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और ये टुच टॉर्क भी देगा, टॉर्क की वजह से ये रोटेट भी करेगा। ठीक है, ठीक है, तो मान लिया एस्लेशन कितना है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एस्लेशन है वो हमने मान लिया ACM। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि वो स्लिपिंग नहीं होने देगा, यानी जो रोलिंग होगी वो प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, तो एस्लेशन मान लिया कितना है अल्फा, और अगर ये प्योर रोलिंग होगी तो क्या रिलेशन रहेगा, ACM इज इक्वल टू क्या रहेगा R अल्फा, अगर प्योर रोलिंग की इक्वेशन है। ठीक है, और फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि वो स्लिपिंग नहीं होने देगा, यानी प्योर रोलिंग होती रहेगी। ठीक है, तो पहले आप ये बताओ फ्रिक्शन लगेगा किस तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, तो इसको ज़रा ढंग से समझना। ठीक है, मैं ये कहता हूँ H अगर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, H अगर बहुत ज़्यादा हुआ, H की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हुई, फोर्स काफ़ी ऊपर लग रहा है, तो टेंडेंसी ये रहेगी कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगे। ठीक है, और H अगर काफ़ी कम है, काफ़ी कम वैल्यू है, ऑलमोस्ट ये सेंटर के पास है। ठीक है, या ऐसा मान ली एकदम सेंटर पे ही है। ठीक है, तो ढंग से देखना, ये अगर ये सेंटर पे है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है। ठीक है, हमें ये देखना है कि फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा कि पीछे लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, मान लिया ये स्फीयर है एक, और ये किसी सरफेस पे मूव कर रहा है, और जो फोर्स लगाया है आपने वो एग्जैक्टली कहाँ लगाया है, उसके सेंटर पे। ठीक है, तो क्या ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, ये फोर्स क्या देगा, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एस्लेशन देगा ACM। ठीक है, ये फोर्स कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि ये सेंटर के अबाउट लग रहा है, और सेंटर के अबाउट जब आप टॉर्क निकालोगे तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ACM तो ये देगा, लेकिन अल्फा नहीं दे पाएगा। तो अल्फा कौन देगा, ये अल्फा भी होगा, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो अल्फा भी होगा, तो अल्फा कौन देगा, तो MG भी अल्फा नहीं दे सकता, क्योंकि MG यहाँ से ऐसे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन भी अल्फा नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऐसे लगेगा। ठीक है, फिर देगा कौन अल्फा, तो वो देगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स फिर कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अल्फा जो है वो है क्लॉकवाइज, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो वो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा हो, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से समझो। अगर मान लिया फोर्स एकदम सेंटर पर लग रहा है, तो ये फोर्स ACM तो दे पाएगा, ठीक है, एस्लेशन तो दे देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये जो एंगुलर एस्लेशन वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, MG भी नहीं कर सकता एंगुलर एस्लेशन, क्योंकि वो भी वहीं से लगता है, नॉर्मल रिएक्शन भी वहीं से जाता है, वो भी नहीं ठीक है, वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर कौन सा फोर्स होगा जो एंगुलर एस्लेशन अल्फा प्रोवाइड करेगा, तो वो डेफिनेटली कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब सिंस एंगुलर एस्लेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना है, इसको आगे जाना है। ठीक है, इसको ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसको आगे जाना है, तो एंगुलर एस्लेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क भी क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मान लिया फोर्स जो आपने लगाया वो काफ़ी ऊपर लगाया, ऑलमोस्ट एंड पे लगाया, मान लिया यहाँ फोर्स लगाया, ठीक, काफ़ी ऊपर फोर्स लगाया, मान लिया ये फोर्स F लगाया। ठीक है,
अब जरा आप देखो, तो अगर ये हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई, ये एच की वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो अब ये फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो देगा ही देगा, ठीक है, ACM तो देगा ही देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर इस फोर्स, ये जो हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ACM उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया और ये रिलेशन ट्रू हो गया, वैसे तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, लेकिन अगर टॉर्क ज़्यादा है तो अल्फा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं ये कि ACM कम पड़ जाए और R अल्फा ज़्यादा हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझो। जैसे जैसे फोर्स की ये डिस्टेंस जो है सेंटर से वैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका टॉर्क बढ़ता जाएगा। टॉर्क होगा ही कितना फोर्स का, तो जो फोर्स का टॉर्क होगा वो होगा F इंटू एच, सेंटर का अबाउट टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, ठीक है। और h अगर काफ़ी ज़्यादा है तो टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, टॉर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो टॉर्क की वजह से अल्फा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और अगर अल्फा अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि ये जो R अल्फा है वो ACM से ज़्यादा हो जाए, और ACM से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्लिपिंग को कौन अवॉइड करने की कोशिश करेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगेगा ताकि वो ये कोशिश करेगा कि स्लिपिंग ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन ये चाहता है कि प्योर रोलिंग होती रहे, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। समझो जरा उसके दो फायदे, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ये तो ACM की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ACM जो कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो ACM की ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ACM जो कम है उसको क्या करने की कोशिश करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लियर। दूसरा, अब जब फ्रिक्शन फोर्स का अगर आप टॉर्क देखोगे तो वो अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अल्फा जो है वो है क्लॉकवाइज, और इस फ्रिक्शन का अब जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो ACM को तो बढ़ा ही रहा है, साथ में अल्फा को भी क्या करेगा? कम करेगा। और ये कोशिश कुछ इस हिसाब से करेगा, ACM को बढ़ाएगा, अल्फा को कम करेगा, ताकि ACM किसके बराबर हो जाए? आपका R अल्फा के बराबर हो जाए। और जब ये बराबर हो जाएगा तो प्योर रोलिंग चालू हो जाएगी और फ्रिक्शन का जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन? तो मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि अगर H की वैल्यू काफ़ी कम है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। और अगर H की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से पूरा करके समझ लेना है ताकि आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ अपनी मर्जी से मान लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया फ्रिक्शन फोर्स, मान लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक, कुछ भी ऐसे ही मान लिया कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे किस डायरेक्शन में लग रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जो रिलेशन आएगा उससे आपको पता लगेगा कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड में लगेगा, कब फॉरवर्ड में लगेगा और कब बैकवर्ड में लगेगा, मैथमेटिकली, ठीक है, फिजिकली नहीं, मैथमेटिकली, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ACM मान लिया इसका एक्सेलरेशन ACM है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा, और फ्रिक्शन इतना है कि वो क्या करा रहा है? प्योर रोलिंग, ठीक है। तो एक रिलेशन तो हमेशा ट्रू रहेगा, ACM, जो ACM होगा वो आपको किसके बराबर होगा? R अल्फा के बराबर, फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। T का मतलब ट्रांसलेशन मोशन, तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस पर वो लग रहा है F प्लस फ्रिक्शन, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू मास M इंटू एक्सेलरेशन ACM, ठीक है। इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। और अब रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो जो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इस F का जो टॉर्क है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है F, इसका जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और ओवरऑल क्लॉकवाइज टॉर्क ज़्यादा हुआ क्योंकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? तो वो जाएगा F इंटू एच, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, किसके अबाउट निकाल रहे हैं? सेंटर O के अबाउट। ये क्लॉकवाइज है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज कितना है? तो वो होगा फ्रिक्शन इंटू रेडियस R, ठीक है। ये नेट टॉर्क हो गया। नेट टॉर्क क्या होता है आपका? I इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें अगर ACM फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैपिटल R से डिवाइड कर दे रहे हैं पूरी इक्वेशन को, ठीक है। कैपिटल R से जैसे ही आप डिवाइड करोगे थर्ड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा FH अपॉन कैपिटल R माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू I अपॉन कैपिटल R इंटू अल्फा। और अल्फा को भी क्या लिख रहे हैं? अल्फा को लिख रहे हैं ACM अपॉन R। तो ये जो नीचे लिखा है ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अगर मान लिया कह दिया फोर्थ इक्वेशन है ये, तो फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा? जैसे ही आप ऐड करोगे तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ और सेकंड इक्वेशन और प्लस फोर्थ इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा? F H अपॉन R प्लस F,
इज इक्वल टू ए सी एम, दोनों इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से ए सी एम कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बस आपको ए सी एम फाइंड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं। तो ए सी एम जो आया वो f अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस एच अपॉन आर डिवाइडेड बाई m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेंटर ऑफ मास के एस्लेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर फ्रिक्शन निकालना हो आपको तो आप फर्स्ट इक्वेशन देखो। ठीक है, फ्रिक्शन फर्स्ट इक्वेशन देखो तो क्या F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना है, MACM। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, MACM माइनस F। ठीक है, तो वही निकालते हैं। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए आपको, फ्रिक्शन आने वाला MACM माइनस F। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करते हैं। MACM की वैल्यू पुट करते हैं, ACM अभी निकाला है हमने। तो जो ACM है वो है F इंटू 1 प्लस एच ओवर आर डिवाइडेड बाई m प्लस आई ओवर आर स्क्वायर, माइनस क्या कर रहे हैं f। ठीक है, तो इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम आ गया आपका m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। f दोनों में से कॉमन आ जाएगा, f कॉमन आ गया तो अंदर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया m प्लस m h अपॉन आर माइनस m माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है लगभग तो वो नीचे तो आ रहा है m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ऊपर इस m से ये m कैंसिल हो गया, तो f टाइम्स आर स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा f अपॉन आर स्क्वायर ये, और अंदर बचेगा h आर माइनस आई। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा एम एच आर, ये हो गया एम एच आर, और ये बचा आपके पास आई, एम एच आर माइनस आई। ठीक है, आर स्क्वायर इधर भी एलसीएम ले लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए, तो एफ टाइम्स एम एच आर माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बन गया आई प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से देखो, ढंग से इस एक्सप्रेशन को आपको बहुत ढंग से देखना है। ठीक है, ढंग से देखो, अगर एम एच आर आई से ज़्यादा हो गया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखता हूँ, इफ़ अगर जो आपका एम एच आर है वो ग्रेटर देन आई हो गया, तो इसका मतलब जो हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है वो ठीक है, यानी फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगर एच आपका आई अपॉन एम आर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर एच आपका आई अपॉन एम आर से ज़्यादा हो गया तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब जो हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी है वो सही होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इफ अगर ये एम एच आर लेस देन आई हो गया, अगर एम एच आर की वैल्यू लेस देन आई आ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स का यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है, तो हमने डायरेक्शन कहाँ मानी, फॉरवर्ड, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, एक्चुअली बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एच इज लेस देन आई अपॉन एम आर। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एकदम आपको लिख लेना है ये सारी चीज़ें। तो और आई अपॉन एम आर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करेगी। किसी का आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर से एम आर कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा आर बाई 2। किसी का होगा एम आर स्क्वायर तो वो बचेगा आर, किसी का होगा 2/5 तो वो बचेगा 2/5 आर। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट आई होगा, तो अब एम और एम कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो कुछ वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ये है कि अगर एच आपका आई अपॉन एम आर से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अगर एच आपका आई अपॉन एम आर से कम है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर एच आई अपॉन एम आर हो गया तो ये थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ अगर ये जो एम एच आर है ये आई के ही बराबर हो गया, इसका मतलब एच कितना हो गया, एच एग्जैक्टली हो गया आई अपॉन एम आर, तो क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो गया, यानी बिना किसी फ्रिक्शन के ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहेगा। ठीक है, बिना किसी फ्रिक्शन के ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्योर रोलिंग। ढंग से समझो, ऐसा कैसे होगा। तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क भी दे रहा है और ये फोर्स इसको लीनियर एक्सेलरेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो ये एच कुछ अगर इस हिसाब से एडजस्ट करें ताकि इसका टॉर्क का इफेक्ट यानी एल्फा का जो इफेक्ट जो इसका एल्फा होगा वो,
और इसका ट्रांसलेशन मोशन का इफेक्ट यानी ACM, ये दोनों कुछ इस रिलेशन से बराबर हों, ACM इक्वल टू क्या हो जाए R अल्फा, तो आप बिना किसी फ्रिक्शन फोर्स के ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता चला जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, F के दो इफेक्ट हैं, एक तो F ट्रांसलेशन मोशन दे रहा है, ठीक है, और दूसरा F टॉर्क भी दे रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ACM आ रहा है और इस टॉर्क की वजह से अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो H कुछ इस हिसाब से अगर एडजस्ट करी जाए ताकि ACM और R अल्फा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, तो बिना किसी फ्रिक्शन फोर्स के ये ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता चला जाएगा। तो वो जो पोजीशन है, वो जो मैजिक हाइट है जिस पे ये फोर्स लगेगा और बिना किसी फ्रिक्शन के ऑब्जेक्ट आपका प्योर रोलिंग करता जाएगा, तो वो जो मैजिक हाइट है, तो वो जो हाइट है इतनी I/mr। देखते हैं, अगर डिस्क है तो डिस्क के लिए मैजिक हाइट कितनी है, तो डिस्क का होगा mr²/2, mr से mr कैंसिल करेंगे तो डिस्क के लिए मैजिक हाइट हो जाएगी h/2, यानी एग्जैक्टली मिड में अगर आप फोर्स लगाओगे तो डिस्क बिना किसी फ्रिक्शन फोर्स के प्योर रोलिंग करती चली जाएगी, यानी अगर सरफेस स्मूथ भी होगी ना तो भी वो प्योर रोलिंग करती चली जाएगी, ठीक है। अगर मान लिया ये हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर की वो मैजिक हाइट क्या होगी, तो वो h आ जाएगा आपका, I की जगह पुट करेंगे 2/3mr², mr से mr कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3r, तो वो मैजिक हाइट ही है। इस पर अगर आप फोर्स लगाओ तो हॉलो स्फीयर बिना किसी फ्रिक्शन फोर्स के, सरफेस स्मूथ भी होगी तो भी वो प्योर रोलिंग करता चला जाएगा, ठीक है। ऐसी डिफरेंट अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो यही जो मैजिक हाइट है वो मिल जाएगी आपको 2/5r, ठीक है। अगर रिंग की बात करेंगे तो रिंग के केस में मैजिक हाइट जो आएगी वो एग्जैक्टली r आएगी, यानी अगर ये रिंग है तो रिंग के केस में आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो बिना फ्रिक्शन फोर्स के इसको प्योर रोलिंग कराते ले जाओ, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो एग्जैक्टली टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ठीक है।